Russia, Russia, Russia. I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. He's not speaking loudly. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. You're in no position to dictate what we're going to feel. पिछले हफ्ते हमने ट्रंप और पुतिन की प्रेम गाथा और बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बारे में एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया था। कहा था कि आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं, रशिया और यूएसए के बीच में इलू इलू जो चल रहा है, ये सब कल्पना से भी आगे है। लेकिन लगता है ट्रंप ने हमारी बात सुन ली और बोले, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्कूल में अगर आपकी एजुकेशन ठीक ठाक हुई है तो कंबल में लपेट के आपने किसी मित्र को जरूर कूटा होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ मिलकर वही काम किया। दोनों तरफ से कंबल में लपेट के खूब सुताई करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पकड़े गए। कभी कभी हो जाता है कि आदमी पकड़ा जाता है और उसी की बदनामी हो जाती है। अब बदनामी क्यों हुई है, जियोपॉलिटिक्स क्यों बदला है और मामला इंडिया के लिए भी क्यों खराब हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रशिया के सामने सरेंडर ना करने को तैयार जेलेंस्की को अमेरिकन मीडिया के सामने ट्रंप और जेडी वैंस ने जलील क्यों किया। नंबर 2, पुतिन को अच्छा इंसान बताकर जेलेंस्की को दोषी ठहराने की कोशिश क्यों की जा रही है, यह क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह युद्ध जेलेंस्की की गलती है। नंबर 3, वैंस इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि पुतिन के साथ डिप्लोमेसी नहीं, समझौता नहीं किया जा सकता है। वैंस किस गलतफहमी में रह रहे हैं। नंबर 4, जेलेंस्की ने ट्रंप को थैंक यू नहीं बोला, उसकी चाटी नहीं और उसके एटीट्यूड में गरूर है, इस बात को लेकर मुक्कालात तक क्यों बात आ रही है। या नंबर 5, फाइनली व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हुआ वो जेलेंस्की की सच्ची में गलती थी या ट्रंप के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी, या ये एक प्लान के तहत उन्हें सिस्टमैटिकली उकसाया गया था। देशभक्त पर आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ट्रंप जेलेंस्की का गला क्यों दबाना चाहते हैं, पुतिन से ट्रंप को इतना भी क्या प्यार हो गया है कि पूरे मीडिया के सामने अपने एलाय को जलील कर दिया, लेकिन पुतिन के बारे में एक नेगेटिव शब्द उनसे उगला नहीं जाता है। किस बात पर यह मिनरल्स डील, मल्टी बिलियन डॉलर मिनरल्स डील अटक गया है और क्या अब यूएसए यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देगा। इस पूरे फसाद के बाद अमेरिका की रेप्यूटेशन अपने एलाइज के बीच में कहां क्या बच जाती है, कौन भरोसा करेगा अमेरिका के ऊपर। और रशिया और चाइना आज मुंद मुंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि फाइनली नंबर 6 सवाल जो हमें आंसर करना पड़ेगा कि भारत इस झगड़े में, हमारा इसके साथ क्या लेना देना है, हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है अमेरिका के इस नए रवैये की वजह से। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। रशिया का यूक्रेन पर हमला, पुतिन का पागलपन और रशिया की बर्बरता, 3 साल से चलते आए इस युद्ध के बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं। टाइम मिले तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लेना। लेकिन शायद अब एक क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं, एक अंत जिसमें सच्चाई की नहीं ताकतवर की जीत हो सकती है। कम से कम ट्रंप तो यही चाहते हैं। वो उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, उनको दिखता है धंधा, उनको दिखता है डील और डॉलर्स। जब से ऑफिस संभाला है दूसरी बार के लिए, यूक्रेन के मामले में ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट कम और पुतिन के पालतू ज्यादा नजर आने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के सदन में बैठे रिप्रेजेंटेटिव्स खुद कह रहे हैं। पिछले एपिसोड में इसके बारे में हमने विस्तार में बातचीत भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन का इतना प्यार क्या है ट्रंप को कि वो बाकी सब दांव पे लगाना चाहते हैं। इस युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ भी उनको मंजूर है, चाहे अमेरिका का नाम, एलाइज के साथ उनकी दोस्ती मिट्टी में मिल जाए। व्हाइट हाउस में बुला के जेलेंस्की से मिनरल डील साइन करवा के ट्रंप शायद कोई बड़ा ऐलान करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद इस बात पर नाराज थे ट्रंप और गुस्से में इधर उधर निकल गए। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि शांति बहाली में दिक्कत कहां आ रही है, तो जेलेंस्की को बना दिया विलन। But you see the hatred he's got for Putin, it's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. ट्रंप कितना अलाइंड है यूरोप के साथ, उसमें मैं 2 सेकंड में अभी आ रहा हूं। लेकिन ट्रंप की देखा देख जेडी वैंस भी मैदान पर उतर गए, खरी कोटी सुनाने लगे जेलेंस्की को, बाइडेन को कि अरे इन लोग ने रशिया के साथ डिप्लोमेसी, शांति का रास्ता एक्सप्लोर ही नहीं किया था, गलती तो इन्हीं की है। सही बात है, पुतिन तो इतना शांति प्रेमी इंसान है, यूक्रेन ने ही उकसाया होगा, घुस गया होगा रशिया के अंदर।
अब यहां जेलेंस्की ने वैंस को थोड़ी सच्चाई समझाने की कोशिश की कि पुतिन के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह इंसान सिर्फ पंगा लेना जानता है, शांति रखना नहीं जानता है। लोगों ने अपनी उंगलियां जला कर रखी हैं। सुन लीजिए। During 2014 till 2022, yeah, was the situation the same? That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. But after that, he broken this ceasefire. He killed our people. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? अपने आप को फैक्ट्स और लॉजिक से घिरता हुआ देख वैंस ने फिर वही काम किया जो कोई भी इनसिक्योर पॉलिटिशियन करता है। आवाज गई ऊपर और बात आ गई अपमान पर। अपना अपमान, प्रेसिडेंट के ऑफिस का अपमान और पूरे अमेरिका के देश का अपमान। I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? 3 साल युद्ध का असर कह लीजिए या कमजोर इंग्लिश की वजह से जेलेंस्की यहां एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ट्रंप को यह याद दिला देते हैं कि समुंदर पार अमेरिका को तो आज खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी फ्यूचर में खतरा महसूस हो सकता है। इसी बात पर आग लगती है ट्रंप को और फिर निकलती है लिटरली बंदूकें। During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. Yes, You're yes, gambling with what is World gambling? War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. ठीक है, आप गुस्सा हुई है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को आपने इतनी मदद की है और आप यूक्रेन से खफा हो सकते हैं, आपका हक बनता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यूक्रेन के साथ इतनी बात बिगड़ने के बाद भी ट्रंप ने पुतिन के बारे में एक गलत चीज, एक गुस्से वाली चीज नहीं बोला, पुतिन का गुणगान ही करते रहे। यहां तक कि पुतिन को फेक न्यूज का शिकार बताया, पुतिन के साथ सहानुभूति दिखाई प्रेस के सामने। She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia, and he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. इस विवादास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका और पूरे दुनिया में बस इसी घटना के बारे में चर्चे चल रहे हैं पिछले 24 घंटों से। इंटरनेट पर तो मानो मीम फेस्ट चल रहा हो, लोग बुरे तरीके से इस मैटर पर डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं, कोई जेलेंस्की की तरफ है और कोई ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पक्ष आप किसी का भी ले लो, कुछ बातें तो सच होती हैं जिसमें पक्ष विपक्ष टू साइड्स नहीं होते हैं भाई, फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही होते हैं। फैक्ट नंबर 1, ट्रंप तो जेलेंस्की को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है, वो भी बिना किसी गारंटी दिए कि फिर अगर पुतिन फिर से अपना समझौता तोड़ता है, वायदा तोड़ता है, यूक्रेन पर अटैक करता है तो अमेरिका बच बचाव करने के लिए आएगा, कोई वायदा नहीं है। नेटो का सपना तो वैसे में ही कब का तोड़ दिया गया है। नंबर 2, ट्रंप ने जेलेंस्की को वर्चुअली सरेंडर करने को कह दिया है, लेकिन पुतिन के बारे में चू तक नहीं कर रहे हैं। रशिया से एक डिमांड नहीं रखी गई है कि भैया रशिया तुम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बिकॉज पुतिन सबसे बड़े फौ हैं। फैक्ट नंबर 3, ट्रंप ने फिर से दुनिया भर की मीडिया के सामने झूठ बोल दिया।
कि अमेरिका ने यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर दिए हैं, माने उसी के टुकड़ों पर पल रहा है, जबकि टोटल एड है दिया है लेकिन 180 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें से इंटरेस्टिंगली 70% मिलिट्री फंडिंग है। यह पैसा एक्चुअली यूक्रेन नहीं जाता है, यह पैसा अमेरिका में ही अमेरिकन कंपनीज हथियार बनाती हैं अमेरिकन इंप्लॉइज के साथ, तो उन्हीं की इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिलती है। इसी को कहते हैं वॉर इकोनॉमी। अमेरिका सरकार को यह बात दिखे ना दिखे, लेकिन पूरी दुनिया को यह हिपोक्रेसी दिख रही थी और इसीलिए घंटों के अंदर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तमाम ऐसे देश हैं जो तुरंत जेलेंस्की के सपोर्ट में खड़े हुए। पत्रकारों ने, जिन्होंने दशकों से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, जियोपॉलिटिक्स कवर की है, वो भी चकित रह गए हैं कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। अब अमेरिका अपने ही एलाय, अपने ही मित्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और वो भी पुतिन जैसे वॉर क्रिमिनल और डिक्टेटर के लिए? आखिर दिक्कत कहां है, मजबूरी कहां है? सिर्फ पत्रकार और एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं आज देशभक्त पे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ट्रंप पर टूट पड़े हैं, ट्रंप को डरपोक और पुतिन का पेट बता रहे हैं। The President of the United States is a coward who is Vladimir Putin's puppet. And so what we just witnessed was a meeting in the Oval Office between two cowardly puppets and a hero. President Zelensky could have handled it differently, the way that some of his European counterparts and Emmanuel Macron and Keir Starmer did, and perhaps been more deferential to Trump and Vance. Deferential to what? Deferential to a president who allowed a deal in his first term to crumble because Putin just violated it? Deferential to a vice president who didn't even bother to visit Ukraine? I hardly know anyone in Congress who has any view on national security who hasn't been to Ukraine during this war. Deferential to a draft dodger who's our commander-in-chief? Zelensky doesn't deserve to be deferential to anyone in that Oval Office. सेनेटर एडम शिफ ने भी एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि क्या अमेरिका की हालत अब यह हो गई है कि वो लोगों से, देशों से सुरक्षा के लिए फिरौती मांगेगा? How we have defended democracy around the world, how we have come to the aid of our allies and friends. To see that all so shamefully betrayed is just heartbreaking. What will it take to awake the conscience of this country? Is this now what America is? We are reduced to some kind of a extortionary protectionist racket. खुद जेलेंस्की ने यह बात फॉक्स न्यूज को बताई। ये डिजास्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब फॉक्स न्यूज गए तो उन्होंने बात साफ कर दी कि बात ट्रंप से व्हाइट हाउस में जाकर माफी मांगने की नहीं है, बात यह है कि उनको अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो सरहद पर रशियन ट्रूप्स के साथ लड़ रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट बतौर हथियार नहीं अपना दे सकते हैं, वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं। First of all, we want peace. That's why I'm in the United States. That's why I visited President Trump. And thanks for invitation again. The deal on minerals is the first step to security guarantees. It's meant for the peace. But I respect my soldiers and our people, our civilians who work and support our warriors. I can't say just stop. Nobody will stop because everybody afraid that Putin will come back tomorrow. We want just and lasting peace. It's true. We want security guarantees. जाहिर सी बात है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में जेलेंस्की ने जानबूझ के ट्रंप का व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में जाकर उनका अपमान किया, या यह भी एक प्लानिंग थी जिसके तहत उन्हें अपमानित करके उन्हें उकसाया गया था? फॉर एग्जाम्पल, ये सुन लो, छोटा सा सवाल है। जेलेंस्की से अमेरिकन रिपोर्टर क्या सवाल कर रहे हैं, किस थर्ड ग्रेड का सवाल कर रहे हैं? आपने सूट क्यों नहीं पहना है व्हाइट हाउस में? My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? भाई ये कौन सी गोदी मीडिया है, हैं? ये तो आम चूसने वाले सवाल से भी बदतर है। बंदा 3 साल से युद्ध लड़ रहा है पुतिन के खिलाफ, डेथ स्क्वाड्स रशिया से आकर उसके पीछे उसको मारने को पड़ी हुई है, आपको सूट की पड़ी हुई है। हर दूसरे दिन मस्क ओवल ऑफिस में घुस आता है टी शर्ट जीन्स में अपने बच्चे को लेकर, जो ट्रंप को कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर, आई वांट टू शूश यू। तब तो अमेरिकन प्रेस को कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये फोटो देखो, कुछ ही दिन पुरानी फोटो है। अब यहां अगर सोचो कोई रिपोर्टर उठकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछता कि मिस्टर मोदी, ये आप क्या पहने हैं, कुर्ता पजामा विद बंद गला, सूट के पैसे नहीं है आपके पास, सूट क्यों नहीं पहन सकते हैं, आप अपमानित कर रहे हैं ओवल ऑफिस को। तो क्या भारत को यह अपमान सहन करना चाहिए था?
मैं तो वहीं बोलता कि 2 चमेट मार दो उस रिपोर्टर को जो ऐसी बकवास करता हो। जहां ट्रंप सपोर्टर मैगा टाइप लोग इस अपमान से बहुत मजा आता है, देखिए अपमान से बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आता है, वहीं ट्रंप की खुद की सोच, उसका छोटापन दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इस पूरे कांड से रशिया बहुत ज्यादा खुश है। दोस्त दोस्त कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, एलाइज एक दूसरे को काट रहे हैं। पुतिन को इससे ज्यादा क्या और चाहिए? कहां युद्ध की दलदल में फंसा वॉर क्रिमिनल, कहां सैंक्शंस में डूबा आइसोलेटेड डिक्टेटर। ट्रंप की बदौलत आज घर घर पुतिन चल रहा है। पूरे नेटो पर पुतिन एक अकेला भारी पड़ गया है। Right now, the most influential member of NATO seems to be Putin, because his whims have the power to block NATO decisions. रशिया इतना खुश है कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन मारिया ज़ारकोवा ने खुद कह दिया कि अरे ये तो ट्रंप का बड़प्पन है कि उन्होंने जेलेंस्की को अपने हाथों से कूट नहीं दिया हो। यार ये स्कूल लड़ाई चल रही है, रशिया यूएसए की बात चल रही है। मौके पर चौका लगाते हुए रशिया ने जेलेंस्की को झूठा बोल दिया और कहा कि भैया ये वो इंसान है जो दूसरों से फेवर लेता है और फिर उन पर थूकता है। लेकिन शायद रशिया से भी ज्यादा खुश आज चाइना है इस पूरे ड्रामे से। अगर सोचो डेमोक्रेटिक देश, अगर सोचो पूरा का पूरा वेस्ट आपस में चीर फाड़ कर रहा है, रशिया को जमीन हथियाने की परमिशन दे रहा है, तो सोचो कल चाइना ताइवान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में घुसकर क्या कहेगा और क्या सोचेगा। और अगर सोचो कोई जाकर अमेरिका से कंप्लेंट करेगा तो चाइना का स्ट्रेंथ देखकर, उसका अल्फा मैचिज्मो देखकर, उसका हथियार देखकर, उसका इकोनॉमी देखकर ट्रंप डांट देगा उस इंसान को, बोलेगा कि मैं क्या चाइना के साथ तुम्हारे लिए लड़ूंगा। What we just witnessed between Donald Trump, J.D. Vance, and President Zelensky inside the White House was an ambush. President Trump become a lapdog for a brutal dictator in Moscow. Why the health of Vladimir Putin matters more than the health of democracies. That was absolutely extraordinary to watch. The planned embarrassment of an ally. It gives a green light for Russia and China to invade their neighbors. सोच के देखिए, अमेरिकन पॉलिटिशियंस ऑलरेडी समझ रहे हैं कि ब्रॉडर प्ले क्या है। आज आपने रशिया को अग्री कर दिया, कल चाइना यही काम करेगा ताइवान और इंडिया के साथ। एक सेकंड भी ये गलतफहमी मत पालिएगा कि अमेरिका अपने एलाइज या डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कहीं आएगा। इसका मतलब यह भी है कि जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जो आज अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर निर्भर करते हैं, वो अब निर्भर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल से ट्रंप इनसे भी फिरौती मांगेगा। अच्छा तुम हमारी प्रोटेक्शन चाहते हो, लाओ पैसे, लाओ अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमेरिका अंदर डालो। यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर किए थे, याद रखिएगा। आज सबक लोगों को मिल रहा है कि सबसे बड़ी गलती वही हुई थी, यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन्स अपने सरेंडर कर दिए थे। इनफैक्ट अब तो होर लगेगी और भी ज्यादा वेपन्स बाय करने के लिए। यह है आज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जहां बोरिस जॉनसन जैसे फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, जो वैसे अपने विवादास्पद बयान देते थे जिसकी वजह से उनकी कुर्सी भी गई, आज उनकी बातें ज्यादा सेंसिबल लग रही हैं। वैसे एक चीज है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूक्रेन इज होल्डिंग स्ट्रांग। यूक्रेन ने एक बात साफ कर दी है कि ये सब आप लोग करते रहिए, प्रेशर टैक्टिक्स। हमने अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, हम जो डिसीजन लेंगे अपने प्रेसिडेंट के थ्रू लेंगे। अमेरिका कैन गो टू हेल, हम अमेरिका के डिसीजन पर डिपेंड नहीं करेंगे, अपने देश का फैसला हम खुद लेंगे। और इस पर मैं बस एक एंडिंग में एक चीज बोलना चाहूंगा। आज तक अमेरिका अपने वैल्यूज के लिए जाना जाता था, उसके एलाइज सिर्फ पैसों की वजह से एलाइज नहीं थे, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू था, एक वैल्यू सिस्टम पर एलाइज थे। माने ये थोड़ी ना था कि अमेरिका के डिक्टेटर फ्रेंड्स हुआ करते थे, कम से कम कुछ सर्टेनिटी थी कि अमेरिका डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीजों पर एम्फेसिस देता है। आज वो अमेरिकन वैल्यू मर रही है, अब सिर्फ पैसों की बात हो रही है। एलाइज भी पैसों के बेसिस पर बनेंगे, शक्ति के बेसिस पर बनेंगे। अब जहां तक रही बात थैंकिंग अमेरिका की, जिसकी वजह से वैंस बहुत गुस्सा थे, करोड़ों ऐसे, सैकड़ों ऐसे ट्वीट्स निकल आए हैं जहां जेलेंस्की थैंक यू अमेरिका बोल रहा है। तो ये सारी जो छोटी छोटी गंदी सोच वाली जो एक्सक्यूजेस हैं एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए, वो बात भी समझ में आ गया है। अमेरिका कैसे धंधा करना चाहती है, मिनरल्स निकालना चाहती है यूक्रेन से, ये बात भी सामने आ चुकी है। सवाल है क्या यूरोप अमेरिका की भरपाई कर पाएगा? क्या अमेरिका के बिना जो यूरोप पैसा दे रहा है वो अमेरिका का कवर अप कर पाएगा? या फिर अमेरिका कल बोलेगा कि मैं तो पैसे अपने वापस खींच रहा हूं, आओ भैया पुतिन अब तुम इन्वेड कर दो यूक्रेन के अंदर। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। क्या अमेरिका
को यूरोप रिप्लेस करेगा, या अमेरिका यह दिखाएगा कि अगर तुमने हमसे बदतमीजी से बात की, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमें फिरौती नहीं दी, तो हम किसी भी डिक्टेटर को तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने देंगे। लेकिन एक चीज तो जरूर है, आज मैंने ट्विटर पर काफी टाइम बिताकर यह देखा कि बहुत सारे अमेरिकन भी इस बात से बहुत एम्बैरेस्ड हैं, बहुत शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उनके लीडर ने ऐसा काम किया है एक एलाई के साथ। यहां तक कि सबसे एम्बैरेसिंग एपिसोड इन द व्हाइट हाउस बोला गया है इसे। मोनिका लुइंस्की कांड से भी ज्यादा शर्मनाक एपिसोड अमेरिका के लिए। यह वाली बात सोचिए, सुनिए और यह सोचिए कि अगर कल चाइना यही काम करे, फिर हमारे साथ कौन रहेगा। Hey guys, it's Will. I got to be honest with you, I'm in my feels a little bit right now. I'm very angry, but I had to make this video because it has to be said. What just happened in the Oval Office today with President Zelensky was the single most embarrassing thing ever to happen in the Oval Office in the history of this country. That includes the Monica Lewinsky affair.